हीट स्टोरेज एंड हीट लॉस। एनर्जी है, हमको स्टोर करना है और फिर उस स्टोरेज एनर्जी का यूज करना है। तो हीट स्टोरेज क्या होता है कि थर्मल एनर्जी को हम लोगों को ऐसा इक्विपमेंट का यूज करके उस एनर्जी को उस एनर्जी को स्टोर करना है और वो किसी मीडियम में हम लोग स्टोर करते हैं, फिर अगेन हमें जब ज़रूरी होता है लेटर टाइम में तो उसको रीयूज करते हैं, तो ये जो स्टोरेज है, थर्मल एनर्जी का स्टोरेज जो है, हम लोग डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज के लिए करते हैं। डोमेस्टिक की बात करें, जैसे हम लोग अपने बिल्डिंग्स में सोलर प्लेट का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो सोलर एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी है, उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं अपने बैटरी में केमिकल एनर्जी के रूप में, अपने बैटरी में केमिकल एनर्जी के रूप में उसको स्टोर कर रहे हैं। उसी तरह इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रीजनरेटर का यूज करते हैं। उसमें हम लोग हॉट गैस जो है वो पास कराते हैं, जो वेस्ट फ्लू गैस होता है उसको पास कराते हैं और उससे जो चेकर्स ब्रिक्स उसके अंदर यूज किया जाता है, उससे हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और अपने आप में स्टोर कर लेता है। फिर उस कोल्ड एयर, फिर जो उससे वेस्टेज गैसेस जो हैं उसका वेस्टेज गैस हम लोग बाहर निकाल देते हैं और उस रीजनरेटर के अंदर जो स्टोर किया हुआ हीट था उसको हम लोग अगेन कोल्ड एयर को हॉट करने के लिए यूज करते हैं। उसी तरह और भी कई तरह के प्रोसेस होते हैं जहां पर कि हीट को स्टोर करके अगेन उसको रीयूज किया जाता है। तो हीट का स्टोर हम कई माध्यम में देख रहे हैं। हीट का थर्मल एनर्जी को हम लोग हीट के फॉर्म में डायरेक्टली स्टोर कर रहे हैं, जो चेकर ब्रिक्स काम करता है। हीट का स्टोरेज हम लोग केमिकल एनर्जी के रूप में कर रहे हैं, जो बैटरी में यूज कर रहे हैं। सोलर एनर्जी था वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर किया और जिसको कि हम लोग बाद में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है हीट लॉस इन फाउंडेशन एंड ओपनिंग्स। तो जो हम लोग किसी फर्नेस के अंदर फ्यूल को चार्ज करते हैं, फ्यूल क्या काम करता है, हीट को जनरेट करता है। हीट को जनरेट करता है तो वो हीट डिफरेंट फॉर्म में फर्नेस से बाहर निकल जाता है, उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो उसमें एक होता है कि फ्लू गैस के रूप में हीट का लॉस होता है हमें। वॉल लॉस के रूप में वॉल जो है, फर्नेस का वॉल हीट हो जाता है और टेम्परेचर, क्योंकि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो वहाँ भी कन्वेक्शन के थ्रू हीट का लॉस होता है। उसके अंदर बहुत सारे ओपनिंग्स रहते हैं, जैसे कि मटेरियल को चार्ज करने के लिए ओपनिंग्स हैं, पीप होल के ओपनिंग्स हैं, डोर के ओपनिंग्स हैं। तो बहुत तरह के ओपनिंग्स होते हैं, उसके माध्यम से हीट का लॉस होता है। प्लस इसका जो फाउंडेशन बना हुआ है वहाँ भी कंडक्शन होता है। तो जहाँ पर फ्लेम फॉर्म हुआ वहाँ से रेडिएशन हुआ, वहाँ से कन्वेक्शन हुआ, कन्वेक्शन के माध्यम से हमारा फाउंडेशन का टेम्परेचर रेज हो गया, और रेज हो गया तो वहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र होने लगा या हीट का ट्रांसफ़र होने लगा, और वो जो है हमें लॉस के माध्यम में मिलता है। वो जो हमें लॉस का, वो तो लॉस है हमारा, हम चाहते नहीं है कि कोई इस तरीके का ट्रांसफ़र हो। तो हीट का लॉस जो है फर्नेस के फाउंडेशन के रूप में कंडक्शन के माध्यम से होता है। साथ ही साथ ओपनिंग्स के रूप में, जहाँ जहाँ ओपनिंग्स होते हैं वहाँ पे रेडिएशन के रूप में होता है। और कोई भी फर्नेस या ओवन यदि 540 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर वर्क कर रहा हो, 540 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा अंदर का टेम्परेचर हो या इसके सरफेस का टेम्परेचर हो,
तब वहाँ से रेडिएशन लॉसेस होने लगता है, तब वो रेडिएशन करने लगता है। आप लोग पढ़े भी होंगे रेडिएशन में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस से हॉट पार्टिकल निकलता है और हीट लेके जाता है, तो यही रेडिएशन में था। तो इसको हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्यूट करके कितना लॉस हो रहा है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडिएशन को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे वॉल लॉस को मिनिमाइज करें, जो वॉल के माध्यम से या जो रूफ के माध्यम से हमारा हीट का लॉस हो रहा है उसको कैसे मिनिमाइज करें, उसको देखते हैं कि जो हम लोग फ्यूल का सप्लाई करते हैं किसी स्टॉक को हीट करने के लिए, किसी बॉडी को फायर करने के लिए, उसमें से जो फ्यूल एनर्जी जनरेट करती है 30% अबाउट लॉसेस में चला जाता है। इसलिए किसी फर्नेस का इफिशिएंसीज आप सुनते होंगे वो 70% होता है, 60%, 50%, 40% होता है, क्योंकि 30% फ्यूल का सीधे सीधे इन सब फ्लू गैस या वॉल लॉस, रूफ लॉस, ओपनिंग्स में चला जाता है। तो इन लॉस को हम लोग मिनिमाइज करना चाहते हैं, यही हमारा टारगेट होता है। और ये इतना लॉसेस जो है जो पीरियोडिक टाइप के किल्न होते हैं या इंटरमिटेंट टाइप के किल्न होता है, कंटिन्यूस टाइप के फर्नेसेस होता है, इन सब में भी जाता है। फिर भी हम लोग देखें पीरियोडिक टाइप के जो किल्न होते हैं या बैच टाइप के किल्न होते हैं उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा लॉस होता है, ज़्यादा लॉस होता है। तो इसको हम लोग मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि एप्रोप्रिएट चॉइस का रिफ्रैक्टरी यूज़ करते हैं, मल्टीपल लेयर्स में रिफ्रैक्टरी यूज़ करते हैं, इंसुलेटिंग ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमें फ्यूल को सेव करने में मदद करता है, फ्यूल को सेव करने में मदद करता है। और साथ ही साथ जो वॉल लॉस है वो डिपेंड करता है वॉल के इमिसिविटी के ऊपर, कितना इमिशन कर रहा है हीट का। थर्मल रिफ्रैक्टरी के जो यूज़ किए हैं हम लोग उस फर्नेस के अंदर, उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। यदि थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा तो वॉल का जो टेम्परेचर होगा, आउटर वॉल का टेम्परेचर वो भी बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ से जो है लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। वॉल के थिकनेस के ऊपर, वॉल का थिकनेस यदि बहुत कम होगा तो हम लोग यदि सिंगल लेयर रिफ्रैक्टरी का यूज़ करेंगे तो भी टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा लॉसेस होगा। साथ ही साथ वो किस टाइप का फर्नेस है, किस या तो कंटिन्यूस फर्नेस है या बैच टाइप का फर्नेस है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा हीट का लॉस इंक्रीज करता है। तो हम लोग इस लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए। थैंक यू।